फ्रेंड, मैं चेतन सर अपने YouTube चैनल माइक्रो एजुकेशन क्लासेस YouTube चैनल से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण तीसरा चैप्टर है। इसमें एक ग्राफ आता है आपके 4 नंबर का और बाकी दो क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के। ठीक है, ग्राफ आता है बड़े नंबर का 4 नंबर का और दो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले उस पर डिस्कस करेंगे और ग्राफ का सबसे लास्ट में मैं आपको ग्राफ बता दूंगा कि ग्राफ कैसे बनता है और कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, कितने हल निकालने हैं, कैसे ग्राफ बनेगा वो आप समीकरण देख के भी पता कर सकते हो। चलो ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं अपन। देखो पहला क्वेश्चन है आपको 7 पेंसिल तथा 5 पेन का मूल्य 29 रुपये है। यानी कि 7 पेंसिल तथा 5 पेन का मूल्य 29 रुपये है। तो है इसे बीजगणितीय रूप में लिखना है। आपको कुछ भी हल वल नहीं करना, ओनली बीजगणितीय रूप में लिखना है। ठीक है, ये या तो एबीसीडी में आ सकता है या आपको 1 नंबर के सोल्व करने में आ सकता है। तो अगर सोल्व करने में आवे तो ठीक है, आपको पेंसिल या पेन को x या y कोई भी मान सकते हो। क्यों, आपके दो चर चल रहे हैं, दो चर यानी दो चर एबीसीडी में कोई से भी आप वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, तो माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपये, 7 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 7x रुपये। ठीक है, तो अब पेन का मूल्य, तो हम पेन का भी मूल्य मान लेंगे। माना कि पेन का मूल्य क्या मानोगे y रुपये। ठीक है, जैसे पेंसिल का आपने x माना वैसे हमने पेन का भी क्या मान लिया y मान लिया। तो पेन कितने है हमारे पास, तो 5 पेन का मूल्य तो हो जाएगा 5y रुपये। ठीक है, तो टोटल की दोनों को मिला के कितने हैं 29 रुपये। कुल मूल्य कितने हैं, कुल मूल्य कितना है 29 रुपये। ठीक है, तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है, यानी पेंसिलों का मूल्य प्लस पेनों का मूल्य मिला के कुल कितना हुआ 29। और ये हो गया आपका समीकरण रूप, समीकरण या बीजगणितीय रूप बोल सकते हो आप। ठीक है, ऐसा 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। चांस कम होते हैं, बहुत टाइम पहले आया था, मतलब अब की बार आ सकते हैं क्योंकि वैसे टॉप के 30 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के हैं। मतलब शुरुआती आपके 23 क्वेश्चन 1-1 नंबर के मिलेंगे और बाकी फिर 2, 3 और 4 नंबर के मिलेंगे। तो 1 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा है, तो इसलिए 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आने की चांस ज़्यादा होता है। जैसे 7 पेंसिल तथा 5 पेन का मूल्य 29 रुपये है, तो इसे बीजगणितीय रूप में लिखना। तो बीजगणितीय रूप में ये लिख लिया अपन 7x, सॉरी हमने गलत लिख दिया, 7x प्लस 5y, क्योंकि पेनों का मूल्य हमारे पास y है तो क्या हो गया 29 हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका समीकरण रूप या बीजगणितीय। अकाउंट पे वो सारणी मिलेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस सारणी में क्या क्या है मैं एक बार चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें सारणी 3.4 है, पेज नंबर 51 पे। ठीक है, तो उसमें रेखा युग्म यानी 3 समीकरण दे रखे हैं आपको इधर रेखा युग्म के अंदर, पहली दूसरी और 3 समीकरण दे रखी है। 3 में मतलब युग्म दे रखे हैं 2-2। ठीक है, फिर उसमें a1, a2, b1, b2 और c1 और c2 के अनुसार उसमें मान रखा हुआ है। ठीक है, फिर अनुपात की तुलना, आपको पता है अनुपात की तुलना करेगा, तीनों बराबर है, तीनों बराबर नहीं है, कौन सा बराबर है, कौन सा बराबर नहीं है, वो अनुपात की तुलना होगी। उससे आप समीकरण निकाय बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, अनुपात की तुलना होती है, उससे आप समीकरण निकाय बोल सकते हो। फिर उसके आगे आता है तो ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण में आपको देखो, ग्राफीय निरूपण में अगर तीनों ही बराबर नहीं हो तो हमेशा ग्राफ कैसा बनता है अपना प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी आपको पता है कि एक बिंदु पे आके मिलेंगे। ठीक है, वो प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है, मतलब ग्राफीय निरूपण। ग्राफ के अंदर जो प्रतिच्छेदी बनेगा वो हो गया। फिर आता है अगर तीनों ही बराबर हो, देखो प्रतिच्छेदी में तो तीनों ही बराबर नहीं थे, और संपाती में होता है कि तीनों बराबर हो। अगर समीकरण निकाय में तीनों बराबर हो तो वो संपाती होता है, यानी एक ही रेखा पे आएंगे दोनों समीकरणों के मान। जो समीकरण युग्म होता है वो दोनों का मान एक ही रेखा पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद में आएंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखा में a1/a2, b1/b2 ये तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन c1/c2 या बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें समांतर रेखाएं मिलती है। समांतर रेखाएं आपको पता है ग्राफ के अंदर, जैसे ग्राफ में कैसा बनेगा, जैसे आपने रेल की पटरियां देखी होगी, रेल की पटरियां कभी आपस में नहीं मिलती, वो बिल्कुल समांतर चलती है, तो वैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है,
प्रतिच्छेद में आपको पता है क्रॉस बिंदु मतलब एक जगह बिंदु पर आती है, वो दोनों रेखाएं क्या होती है, बिंदु प्रतिच्छेदन करती है। वो प्रतिच्छेदन एक बिंदु होता है, इसलिए केवल एक हल होगा, और केवल एक हल को आप अद्वितीय हल भी बोल सकते हो। अद्वितीय का मतलब इसके जैसा दूसरा हल वापस नहीं आ सकता, तो इसलिए अद्वितीय हल बोलते हैं, यानी केवल एक हल होता है। फिर संपाती रेखा है। संपाती रेखा में आपको पता है एक ही रेखा पर आ रहा ग्राफ, तो उसमें अनेक यानी एक ही रेखा पर आप बिंदु चाहे जितने बिंदु लगा सकते हो, तो आपका ग्राफ चेंज नहीं होगा, क्यों, एक ही रेखा पर पूरा ग्राफ है, तो उसमें चेंज नहीं होगा। समांतर रेखा है। समांतर रेखा में आपको पता है रेल की पटरियां कहीं नहीं मिलती है, तो इसके क्या कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, पेज नंबर 51 पे है आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलो आपको सारणी बता दी है। अब देखो सारणी तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी, अब सारणी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन पे अब हम डिस्कस करते हैं कि सारणी जैसे, अब सारणी क्यों याद की हमने, तो सारणी के अनुसार कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम सारणी से। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, यानी दो समीकरण युग्म दे रखे हैं आपको, x - 2y = 6, 3x - 6y = 0। तो इसमें आपको समीकरण निकाय बताना है, ठीक है, और आपको क्या बताना है, प्रकृति बताना है। समीकरण निकाय में आपको क्या बताना है, इसके अंदर आपको बताना है घरापे निरूपण। क्या बताना आपको, घरापे निरूपण। समीकरण निकाय में आपको मान रख के फिर आपको क्या बताना है, घरापे निरूपण। घरापे निरूपण का मतलब इसमें आपको पता करना है कि ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा या संपाती बनेगा। ठीक है, और प्रकृति, प्रकृति में आपको किताब में एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, मतलब उस सारणी में एक्सप्लेन नहीं है, मतलब उसमें होता है संगत और असंगत, यानी कि संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत में आपको याद रखो, या तो तीनों बराबर या तीनों बराबर नहीं है, तो वो तो होता है संगत, और समांतर होता है, ठीक है, वो होता है असंगत। इकलौता समांतर निरूपण ही असंगत कहलाता है, बाकी प्रतिच्छेदी और जो संपाती ग्राफ होता है वो हमेशा संगत कहलाते हैं। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका आपको समीकरण निकाय में घरापे निरूपण बताना है और प्रकृति बतानी है। ठीक है, तो प्रकृति निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो समीकरण को बिल्कुल तरीके से लिखना होगा, मतलब कि बराबर के 0 के बराबर में लेना होगा इस समीकरण को। ठीक है, ये 6+ का तो किसका हो गया, माइनस का, ये 0 के बराबर आ गया। अब इस समीकरण को भी हम लेते हैं 3x - 6y माइनस, देखो 0 का पक्षांतरण करो तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, तो 0 ही रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको बताएंगे a1, फिर a2, फिर b1, b2, c1, c2, इनके मान चाहिए हमें। पहली समीकरण उठाते हैं। पहली समीकरण में a1 का मान क्या है हमारे पास, a1 का मान देखो इसके साथ है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो यानी 1 है, इसके साथ ये -2 हुआ, ये क्या हुआ -6। ठीक है, पहली समीकरण के हमने a1, b1 और c1 का मान निकाल लिया। फिर समीकरण नंबर 2 में देखो इसका मान a2 का मान 3 है, इसका मान -6 है, और c का मान हमारे पास नहीं है, तो क्या मानेंगे हम 0। ठीक है, अगर c है ही नहीं है, अचर पद है ही नहीं है, तो वो 0 ही होता है, कुछ भी नहीं हो। तो ठीक है, ये होता है। तो आपको फिर समीकरण निकाय में मान रखना होगा, किस में रखना होगा, समीकरण निकाय में। समीकरण निकाय में क्या होता है, समीकरण निकाय a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है, इसके अंदर आपको मान रखना, जो ये आपने मान निकाले ये सारे मान इसमें रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा निकाय बराबर है और किसके बराबर है। फिर उसी के अनुसार अपन बता सकते हैं कि अपना ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो मान रखते हैं अपन, a1 का मान अपने पास 1, इसका 3, b1 का मान आया अपने, b1 का मान ये रहा -2, और b2 का मान -6, c1 का मान -6 और इसका मान 0। ठीक है, तो अगर कटे तो काट लो, मतलब समीकरण निकाय में आपको कट सकता है तो काट लो। देखो यहाँ कट रहा है, माइनस से माइनस कट, 2 3 6, तो देखो 1/3, 1/3 और -6/0। देखो इसमें स्पष्ट है, ये एक तो बराबर दिख रहा है, एक बराबर नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ये क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया। ठीक है, नॉट इक्वल हुआ। तो आपको पता है समीकरण निकाय में आपने सारणी देखी है कि
मतलब आगे वाले दोनों बराबर और पीछे वाला बराबर नहीं हो तो ग्राफीय निरूपण कैसा बनेगा हमेशा? ग्राफीय निरूपण बनेगा हमेशा समांतर। कैसा बनेगा? समांतर, समांतर ग्राफ बनेगा। और मैंने क्या बोला था, समांतर ग्राफ में इकलौते क्या आता है? असंगत आता है। क्या आता है? असंगत आता है। बाकी समपाती और प्रतिच्छेदन में हमेशा क्या आता है? संगत आता है। और इसमें क्या आता है? असंगत आता है। समीकरण निकाय, समीकरण निकाय में मतलब कि ग्राफीय प्रकृति तो आपकी हो गई समांतर और प्रकृति आपकी क्या होगी? असंगत। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपकी वो सारणी से बन सकता है कि आपको निरूपण और प्रकृति वगैरह कुछ भी पूछ सकता है कि ग्राफ कैसा बनेगा, संगत है, असंगत है, ये सारी चीजें पूछता है। आपको ऐसा समीकरण निकाय बोल के दे देगा, ये ऐसे नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल है तो बोलेगा इसकी रेखाएं बताइए, यानी ग्राफ की रेखाएं बताइए। तो ग्राफ के अंदर रेखाएं खींचते हो तो इसमें आपको बताया कि ये समीकरण निकाय किसका, किस ग्राफ का निकाय होता है? तो आपको पता है समांतर का निकाय होता है। ठीक है, तो ये हो गया। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो अगले सवाल की ओर चलते हैं तो अगला सवाल क्या है हमारे के के किस मान के लिए निम्न समीकरण का कोई हल नहीं होगा? आपने सारणी में बताया था मैंने कि कोई हल नहीं होगा। कहाँ कोई हल नहीं होगा? समांतर में। ठीक है, कौन से निकाय में? समांतर जो ग्राफ बनेगा उसके निकाय में कोई हल नहीं होगा। और उस समीकरण का जो निकाय होता है वो निकाय क्या होता है? आपको पता है समीकरण निकाय होता है A1/A2, B1/B2, C1/C2, यानी कि ये नॉट इक्वल होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 ये तो बराबर होंगे, लेकिन C1/C2 ये बराबर नहीं होंगे, यानी नॉट इक्वल होंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं? पहले समीकरण को कर लेते हैं मैनेज। ठीक है, 0 के बराबर ले लेते हैं। ये 1 प्लस का तो किसका हो गया? माइनस का, तो ये 0 हो गया। वैसे इस समीकरण को लेते हैं, इस समीकरण में 2k-1 ये तो हुआ x का निर्देशांक। ठीक है, y का y और वो पूरा किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा और बराबर में 0। ठीक है, तो देख लो ये चीज़ हुई A1 का मान, इसके साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि क्या आ जाएगा? 1। ये किसका होगा? B1 का। ये पूरा माइनस किसका हुआ? C1 का मान। ये पूरा मान किसका हुआ? A2 का मान। y के साथ कुछ भी नहीं है तो यानी 1, तो ये किसका मान हुआ? B2 का। और ये पूरा माइनस लेके ये किसका मान हुआ? C2 का मान। अब सीधा ये मान उठा के हमें समीकरण निकाय में रखना है। ठीक है, तो मैं रखता हूँ। देखिए B1 का मान है 3, A2 का मान है अपने पास 2k-1, फिर बराबर B1 का मान है 1, इधर भी 1, बराबर इसका मान है अपने -1 अपॉन माइनस का 2k प्लस का 1। ठीक है, मान रख दिया मैंने सारा अपनी अपनी जगह। A1 का ये रहा, A2 का ये रहा, B1 का ये रहा, B2 का ये रहा, C1 का ये रहा, C2 का ये रहा। ठीक है, तो हम हल करते हैं। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो ये तो नॉट इक्वल है, समीकरण निकाय में यही था कि ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हमें केवल इन दोनों का आमने सामने लिख के हल करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब इनको वजन गुणा कर देंगे। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इस 2k को उधर गुणा करेंगे तो 2k-1 आ जाएगा। ये माइनस का 1 है तो इधर आते किसका हो गया? प्लस का। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, और सामने क्या है? 2k। ये गुणा में तो किस में चला जाएगा? किस में चला जाएगा? भाग के अंदर। तो k का मान हमारे पास क्या आया? 2 आया। ठीक है, तो k के किस मान के लिए, यानी आप k की जगह अगर 2 मान रखोगे तो समीकरण का क्या होगा? समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी कि वो समीकरण उसका ग्राफ कैसा बनेगा? समांतर ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसमें आ सकता है कि कोई हल नहीं है तो समांतर के लिए अद्वितीय हल या केवल एक हल वो आता है आपके प्रतिच्छेदी के लिए, और अनेक हल यानी संपाती रेखा, एक ही रेखा है तो उस पर अनेक हल हो सकते हैं तो वो आएगा अनेक हल। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन चेंज कर सकता है, यहाँ चेंज करेगा। कोई हल नहीं की जगह अद्वितीय हल भी आ सकता है, कोई एक हल और अनेक हल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अपने 4x + 2
मतलब 4x प्लस 2y माइनस 5 तथा x माइनस 2y बराबर 0, इस रेखीय समीकरण के युग्म को अपन को हल करना है, यानी अपने को क्या निकालना है, x y का मान निकालना है। देखो x y का मान निकालने की 3 विधियां हैं, ठीक है। विधि कौन कौन सी? सबसे पहले आती है प्रतिस्थापन। क्या आती है? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूं, फिर आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। दूसरी आपको विलोपन विधि, और तीसरी आपके वज्र गुणा विधि, ठीक है। ये 3 विधि है आपके, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणा विधि। क्या क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक का मान उठा के दूसरे में रखना, ठीक है। एक का मान उठा के, यानी इधर x या y का मान आपको समीकरण इसमें रखना है, यानी दूसरी समीकरण, पहले से दूसरी में, दूसरी से पहले में। फिर विलोपन विधि, विलोपन विधि का मतलब होता है इन दोनों में से किसी एक चीज का आपको विलोप यानी खत्म करना, ठीक है, विलोपन विधि होती। वज्र गुणा विधि, इसका वज्र गुणा विधि का सूत्र होता है, और वैसे आज तक एग्जाम में कभी आया नहीं कि इस विधि से आप हल करो, अधिकतर आपकी विलोपन विधि चलती है, तो मैं विलोपन विधि से ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आज तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं कि आपको कोई विधि बोलेगा कि इस विधि से आपको हल करना है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में विलोपन विधि आई थी, प्रतिस्थापन विधि भी नॉर्मल चलती है। विलोपन विधि इसलिए कर रहे हैं क्यों हमने 5वें चैप्टर में भी विलोपन विधि सबसे आसानी में रहेगी, ठीक है। जैसे भी कोई पद वगैरह ज्ञात करने होता है तो उसमें विलोपन विधि अच्छी रहती है। तो मैं आपको विलोपन विधि से करके दिखा रहा हूँ ये सवाल, ठीक है। 4x प्लस 2y, ये माइनस का 5 है, इधर आते किसका हो गया? प्लस का। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है x माइनस 2y बराबर 0, यानी ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 लिख दी हमने और दूसरी भी लिख दी। अब इसको जोड़ और घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ अपने जोड़ना और घटाना अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन इसमें विलोपन विधि में होता है कि एक चीज, एक चर का, या तो x का या y का, एक चर का वो विलोप करना है, यानी उसको खत्म करना है, यानी आंसर क्या लाना है आपको? 0 लाना है। तो ये होता है कि अगर समान चर लेवे, समान चर का अगर चर ले लिए तो अब देखो 2y बराबर है, अगर समान चिन्ह होते हैं, यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, तो हम इस पूरी समीकरण को क्या करते हैं? घटाव करते हैं, ठीक है। इन दोनों युग्म का हम घटाव करते हैं। अब देखो दोनों विपरीत चिन्ह है तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो देखो चिन्ह चेंज नहीं होता है, और घटाने में अपने का चिन्ह चेंज होता है। इस चीज का हो गया अपने विलोप। ये हो गया 4x 5x, और 0 में से 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5, और x का 5 गुणा में तो भाग में चला गया, क्या है? 1। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। x का मान 1 आ गया। x का मान, फिर x का मान अपन कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में, यहाँ रखेंगे। आपकी मर्जी, समीकरण 1 में भी रख सकते हो और समीकरण 2 में भी रख सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर आपके सेम आएगा। इसमें रखता हूं मैं, x का मान हमारे पास क्या आया? 1 आया, तो मान रख दूं मैं। पहले एक बार समीकरण लिख लेता हूं वापस। x की जगह मान 1 रख दिए, ठीक है। तो 1 उधर चला गया, सॉरी अपने इसको भेज देते हैं y को, क्यों? माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये 2 गुणा में तो किसमें चला जाएगा? भाग में। तो y का मान क्या आया अपने पास? 1/2, इसका भी 1, ठीक है। अब देखो ये x और y का मान आप प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे तो भी x y का मान यही आएगा, और विलोपन विधि से करोगे तो विलोपन से किया तो यही आएगा। अगर आप वज्र गुणा विधि भी लगाओगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तीनों विधियों में आपकी इच्छा, जो आपको सरल लगे वो विधि करना। अगर आपको प्रतिस्थापन और वज्र गुणा विधि सीखनी है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं अगला वीडियो आपके प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणा विधि वाला है। अब इस प्रश्नावली का अपना एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट में मैंने आपको क्या बोला था कि ग्राफ बताऊंगा। ये ग्राफ आपके 4 नंबर का आएगा, ये 100% ग्राफ आएगा, ठीक है। अब ग्राफ प्रतिच्छेदी भी आ सकता है, समांतर भी आ सकता है और समपाती भी आ सकता है, ठीक है। अपने को
जैसे देखो ये दो समीकरण दे रखी है, ऐसा आपको समीकरण दे रखी होगी, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, यानी आपको दो समीकरण दे रखी होगी। इसके आपको दो दो हल निकालने हैं, ठीक है। कितने कितने हल निकालने? दो दो हल निकालने, उससे आपको ग्राफ बनाना, ठीक है। मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। पहले समीकरण 1 के अपन हल निकालते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अपन क्या निकालेंगे? हल निकालने इसको। तो किसी एक चर को एक साइड एक तरफ रखेंगे, यानी LHS या RHS मतलब बराबर के एक तरफ एक चर रखेंगे और बाकी अचर और एक बचा हुआ चर उधर कर देंगे, ठीक है। हमने x के बराबर में ले लिया, आप y के बराबर में भी ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, अब इस y का अपन को मान मानना है, आपकी मर्जी, कुछ भी, प्लस वाले भी मान सकते हो और माइनस वाले भी मान सकते हो, यानी पूर्णांक मानना है, यानी गिनती, प्लस माइनस की कुछ भी। जैसे मैं तो मान रहा हूँ, जैसे पहले 0 मानता हूँ y का, तो x बराबर 3 माइनस 0, क्योंकि y का मान मैं 0 लिख रहा हूँ, तो x का मान क्या आ जाएगा? 3। तो आपको बिंदु कैसे लिख सकते हो? 3,0, क्योंकि x का मान पहले आता है निर्देशांक में, y का मान बाद में आता है। फिर y का मान अगर मैं 3 रखूँ, x बराबर 3 माइनस 3, तो क्या आया? 0, यानी x का मान 0 और y का मान ये, ठीक है। तो इसका डब्बा मैं बना देता हूँ, ऐसे डब्बे भी आपको बनाने हैं पेपर के अंदर, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया। पहले के अंदर आपको आए थे 3, 0 और इसके अंदर आया था 0 और 3, ये दो दो बिंदु निकालने, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ आपको समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से तो समीकरण वो रही, तो एक चर को एक तरफ लेना है, तो देख लो 5y प्लस का है तो किसका हो गया? माइनस का। ये 2 गुणा में है तो किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, ठीक है। अब अपने को यहाँ किसका मान मानना है? y का मान, ठीक है। तो y का मान अपन पहले 2 मानते हैं, ठीक है। आपकी इच्छा अनुसार मान सकते हो। मैं 2 और इसलिए मान रहा हूँ कि अपना ये ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं हो, मतलब बड़ा तो नहीं होगा ग्राफ, लेकिन जो मान है वो थोड़े भटे हुए में नहीं आए मेरे, या पॉइंट में नहीं आया, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, मतलब अपने कंफर्टेबल के हिसाब से मान रख रहा हूँ। देखो 12 माइनस 5 दूना 10, y की जगह मैंने 2 रख दिया मान, तो 12 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? 2, और 2 से 2 क्या आएगा? x का मान 1, x का मान 1 और y का मान 2, ठीक है। अब एक बार y का मान और मान लो, आप क्या मानोगे? 1, 2, 3, 0 मान लो, तो x बराबर 12 माइनस 5 इंटू 0/2, ये हो जाएगा 12/2, तो क्या आ जाएगा? 6, यानी कि आपके x का मान क्या आ जाएगा? 6। तो x का मान 6 आ जाएगा और y का मान आपके 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके डब्बे में यहाँ बना रहा हूँ, देखो ऊपर वाला x का होता है, नीचे वाला y का होता है। तो इसमें x का मान 1 और y का मान 2, इसमें अपने x का मान 6 और y का मान 0, ठीक है। हम अपन अब बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में ये y होता है, ये माइनस y होता है, ये माइनस x होता है और ये x होता है, ठीक है। और ये 0 यानी मूल बिंदु होता है। तो सबसे पहले अपन लेंगे इसका पैमाना, क्या लेंगे? पैमाना। पैमाना क्या लेंगे? एक x अक्ष पे और एक y अक्ष पे, ठीक है। कैसे? मतलब x अक्ष पे तो इस लाइन पे अपन क्या ले रहे हैं, इस लाइन पे क्या ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो अपने पैमाना आप इन निर्देशांक के अनुसार लेना आप, ठीक है। आपको पता है x का मान यहाँ 1 से 6 आ रहा है, यहाँ मतलब 1 से 6 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, मतलब 1 से 6 के बीच में आ रहा है। तो आप x अक्ष का क्या ले सकते हो? 1 इकाई, यानी जो आपके खाने बने हुए होंगे ना, वो खाने ऐसे खाने बने हुए होते हैं आपके, वो कितने खाने? 1-1 सेंटीमीटर के खाने होते हैं, ठीक है। तो आप x अक्ष यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले सकते हो, और y अक्ष भी, y का मान देखो 2 और 3, तो y का भी क्या ले लो आप? 1 इकाई ले लो, ठीक है। तो कर लो 1
2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। माइनस की संख्या हमारे पास नहीं है तो छोटे छोटे लिख लो, बस 1 2 1 2 तक लिख लो, ठीक है। अब मैं आपका मार्कर चेंज कर लेता हूँ जब मैं आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो पहला बिंदु क्या है, 3,0, ये वाला 3,0 यानी x का मान 3 है, तो पहले x के मान की तरफ चलते हैं 3, और फिर y का मान हमारे पास क्या है 0, तो यानी कि ये मान, ठीक है। पहला मान हो गया 3,0, तो अपन लिख सकते हैं 3,0, ठीक है। और फिर है 0,3 यानी x का मान 0 और y का मान 3, तो ये क्या हो गया 0,3, ठीक है। तो पहले इसको मिला लेते हैं अपन, ये लो मिला लिया, ठीक है। अब ये किस रेखा का समीकरण है, तो वो रेखा भी हमें लिखनी होगी, x प्लस y बराबर 3, ये इस समीकरण का हो गया, ठीक है। देखो अगले बिंदु लेते हैं अपन, x का मान 1 है, y का मान 2, तो पहले x का मान 1, y का मान क्या है 2, ये रहा 1,2, ठीक है, हो गया। फिर है 6,0 यानी 6, x का मान 6,0, तो यानी ये रहा 6,0, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बना अपना, ग्राफ बना अपना ग्राफ कैसा बना अपना प्रतिच्छेदी, और प्रकृति पूछे तो प्रकृति कैसी है, संगत प्रकृति है, ठीक है। 1,2 यानी x y के निर्देशांक है, तो आपको प्रतिच्छेदन बिंदु पूछे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको ग्राफीय विधि से या आलेख की विधि से हल कीजिए और इसका प्रतिच्छेदी बिंदु बताइए, तो प्रतिच्छेदी बिंदु क्या आएगा 1,2, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ 4 नंबर का ग्राफ आता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन 21 नंबर पे शायद आएगा, शायद पेपर में 21 नंबर पे आता है समथिंग, तो देख लेना। आपको 2 समीकरण युग्म दे रखे होंगे, उसको आलेख की विधि या ग्राफीय विधि से कर रखे हो। इसका अथवा में भी क्वेश्चन आता है, अथवा में क्वेश्चन आता है आपके 3.6 वाले जो युग्म बदलने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो आते हैं अथवा में, लेकिन अधिकतर ग्राफ करो तो अच्छा रहे, क्योंकि ग्राफ सबसे सरल टॉपिक है और युग्म बदलना थोड़ा हार्ड मेथड आता है, उसमें थोड़ा सा बड़ा मतलब 2-3 बार आपको विलोपन विधि भी करनी पड़ सकती है, प्रतिस्थापन विधि भी करनी पड़ सकती है, तो इसलिए ग्राफ करते हैं। तो ग्राफ में देखो सब समीकरण आते हैं, समीकरण के 2 हल निकालो, पहली समीकरण के भी दूसरी समीकरण के भी 2 हल निकालो, और फिर आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ में आपको पैमाना अच्छे से मारना है, पैमाने के बाद में आपको रेखा का मान मतलब बिंदु के निर्देशांक लिखने सारे, और जिस समीकरण की रेखा है उस समीकरण को आपको उस रेखा के ऊपर लिखना है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना तीसरा चैप्टर खत्म होता है। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि कहाँ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, जो स्टेप और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है प्लीज़ कमेंट करो और उसको ध्यान से देखो। समझने बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ, बिल्कुल सरल तरीके से, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में अगर इस रिलेटेड मतलब मैं बता रहा हूँ जिस अनुसार आप चलोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने की मैं आशा करता हूँ, ठीक है। आज का वीडियो यही ख़त्म करता हूँ, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।